हम लोग साइंस में पहला चैप्टर कंटिन्यू करता है, जो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस देख रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी प्रोसेस होती है। जिसमें हमने सबसे पहली प्रोसेस देखी थी वो थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तैयार करना। सबसे पहले अगर खेती करनी हो ना, एग्रीकल्चर अगर करना हो तो सबसे पहले ज़मीन तैयार की जाती है। ज़मीन ख़राब नहीं होनी चाहिए तो उसे सॉफ्ट की जाती है। प्लाव के साथ ज़मीन को ऊपर नीचे करते हैं कि जिससे जो है वो ज़मीन एकदम सॉफ्ट बने। जब ज़मीन तैयार हो जाए तो दूसरी प्रोसेस हमने देखी थी, वो थी सोइंग प्रोसेस। सोइंग मतलब कि सीड्स डालना, कि सीड्स भी बरोबर मेथड से जो है वो डाले जाते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर एक लाइन में, कि जिससे उन्हें पूरी लाइट, पूरी हवा, पूरा जो है वो पानी मिल सके। जब सोइंग हो जाए ना, सीड्स डाल दिए जाएं, तो उसके बाद उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं कि प्लांट्स को ज़रूरी सभी मिनरल्स मिल जाए ना। इसके लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो उस प्लांट्स के लिए खाद कहलाती है। जब वो भी हो जाए तो उसके बाद की प्रोसेस हमने देखी थी, वो थी इरिगेशन की प्रोसेस। खाद डाल दिया जाए तो उसके बाद उन प्लांट्स को पानी दिया जाता है। इरिगेशन की प्रोसेस हमने समझी थी, प्लांट्स को ज़रूरी प्रोपोर्शन में भी पानी ज़रूरी है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी भी अगर प्लांट्स को दे दो तो भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, और कम पानी दे दो तो भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए ज़रूरी पानी उन्हें देना चाहिए। इरिगेशन तक की प्रोसेस देखी थी। अब आगे की प्रोसेस हम लोग देखें तो जब प्लांट्स को खाद भी दे दिया, पानी भी दे दिया उसमें, तो उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसके बाद प्लांट्स को तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। 1.5-2-3 महीने जैसा प्लांट हो वैसे टाइमिंग लगता है। तो इसके बीच में हमें कुछ प्रोसेस करनी है। पानी रेगुलर देते रहना है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र रेगुलर देते रहना है, लेकिन इनके साथ फिर कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, जिनमें से आगे की प्रोसेस हम लोग देखें। जो प्रोसेस आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। कौन सी प्रोसेस? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। तो वीड्स क्या कहलाते हैं? वीड्स मतलब कहलाते हैं अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड, अनडिजायरेबल प्लांट। ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूर नहीं होती। आप लोगों को ये ध्यान होगा कि कितनी बार जो है वो प्लांट्स के साथ जो ज़रूर ना हो वैसे प्लांट्स भी तैयार हो जाते हैं। ये अनवांटेड प्लांट होते हैं, ये हमने नहीं लगाया, खुद ही निकल आते हैं। आपने घर के आसपास भी देखा होगा, जैसे कि देखो पहले फ़ोटो में है, घर के आसपास भी कोई क्रैक हो, कोई रास्ते में से, कोई दीवार में से भी कोई छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं। ये सब वीड्स कहलाते हैं। ये सब कचरा होता है एक तरह का। जो पास में फ़ोटो है कि पूरे खेत में देखो कितनी बार ऐसे वीड्स तैयार हो जाते हैं। तो उन वीड्स को निकालना ज़रूरी होता है। क्यों पता है? ये वीड्स अगर हो ना तो क्या होगा कि दूसरे जो मेन प्लांट है ना, समझो आप वीट का प्लांट तैयार कर रहे हो, बराबर, अनाज आप तैयार कर रहे हो, और उसके साथ ये सब वीड्स, ये सब कचरा निकल आया, तो उस अनाज को, उस प्लांट को जो ज़रूरी, जो भी वाटर, मिनरल्स, लाइट, स्पेस, जो भी चीज़ें चाहिए ना, ये सब चीज़ें वो वीड से ले जाता है। ज़मीन के अंदर आप खाद डालोगे, पानी डालोगे, तो वो पानी मेन प्लांट को नहीं मिलेगा, इनको ज़्यादा मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से मेन प्लांट खराब हो जाते हैं। इसीलिए इन वीड्स को उसमें से हटाना ज़रूरी है। इस कचरे को जो है वो खेतों में से हटाना ज़रूरी है। इन खेतों में से हटाने के लिए फार्मर्स बहुत सारी मेथड अपनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये वीड्स तभी निकाले जाते हैं जब जो मेन प्लांट हो ना वो अभी नए नए बनने तैयार होते हो, अभी उनमें फ्लावर या सीड्स न आए हो, उससे पहले ही ये वीड्स उसमें से निकाल दिए जाते हैं। उसे निकालने के लिए जो है वो ये खुरपी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पास में ये फ़ोटो है ना, ऐसी खुरपी आती है कि इस खुरपी का यूज़ करते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो ज़मीन में से ये सब कचरा पूरी जड़ के साथ निकाल दें। जड़ के साथ निकाला जाता है, क्योंकि अगर खाली ऊपर से ये वीड्स निकाला, नीचे अगर जड़ें होगी, नीचे अगर रूट्स होंगे, तो वो तो फिर से निकल आएंगे वीड्स। इसीलिए पूरे जड़ के साथ उन्हें निकाल दिया जाता है। या कितनी जगह पर आज के टाइम में जो है वो ऐसे केमिकल्स आते हैं, आपको पास के एक फ़ोटो में दिया हुआ है कि ऐसे केमिकल्स आते हैं, जो केमिकल्स अगर आप ज़मीन में डाल दो तो फिर ये कचरा नहीं निकलेगा, जिससे सिर्फ मेन प्लांट ही बनेगा।
इन केमिकल्स को वीडीसाइड कहते हैं। वीड्स के लिए होता है ना, तो इसे क्या नाम देते हैं? वीडीसाइड, वीडीसाइड्स कहा जाता है। लेकिन इनका ज़्यादा यूज़ भी सही नहीं है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स की वजह से वो कचरा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़मीन ख़राब हो जाएगी। मेन प्लांट्स में भी केमिकल्स जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इसका यूज़ कम करना चाहिए। फार्मर्स ज़्यादातर ये जो खुरपी होती है या जो दूसरे टूल्स होते हैं, उनके थ्रू ही ये सब कचरा ज़मीन में से निकाल देते हैं। मतलब जब एग्रीकल्चर की प्रोसेस चल रही होती है ना, तो बीच में ये प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन में से ये सब कचरा जो है वो निकाल देना। क्योंकि अगर ये कचरा नहीं निकाला तो आपको जितनी खेती चाहिए हो ना, उतनी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। अब जब बीच के प्रोसेस में ये वीड्स वगैरह भी निकाल दिए, तो अब उसके बाद की प्रोसेस आती है कि जिसमें देखो, पहले से जैसे हम देख रहे थे कि पहले ज़मीन तैयार की, फिर सीड्स डाल दिए, फिर उसे खाद दिया, मतलब मैन्योर दिया, पानी भी दिया, जो कचरा था वो भी निकाला। अब सब प्रोसेस हो गई, इनसे अब 2-3 महीने में अच्छी तरह से जो है वो क्रॉप्स तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद की प्रोसेस जो आती है ना, वो क्रॉप्स तैयार होने के बाद की प्रोसेस, जिसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की प्रोसेस, ये प्रोसेस तब होती है जब क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं। आप जैसे पहले फ़ोटो में देख रहे हो कि जब क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं ना, तो उसे उन क्रॉप्स के चाफ को, चाफ मतलब पूरी की पूरी ये डंडी, उसे चाफ कहते हैं, CHAF। इन चाफ को जो है वो ज़मीन से अलग कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट फोटो में आप देख रहे हो कि पूरे खेत में इन चाफ को जो है वो अलग करते हैं कि खेत ये पूरा तैयार हो गया। प्लांट्स जब मैच्योर हो गए, मैच्योर मतलब जब अच्छी तरह से तैयार हो गए, तो उन प्लांट्स को ज़मीन से अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं इसे? हार्वेस्टिंग कहते हैं। जनरली प्लांट्स को तैयार होने में 3-4 महीने लगते हैं। 3-4 महीने तक पहले की सब प्रोसेस करते हैं, जो पहले देखा ना हमने, पानी देना, सब कचरा अलग करना, उन्हें फर्टिलाइजर्स देना। जब प्लांट से 3-4 महीने में तैयार हो जाए, तो उसके बाद ये हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के लिए जनरली पहले से ही सिक्कल यूज़ होता है। सिक्कल जो टूल आता है, आप फोटो में देख रहे हो पास में, ऐसे अलग अलग तरह के सिक्कल्स होते हैं। इन सिक्कल का यूज़ करते हैं और ज़मीन में से जो है वो उस प्लांट्स को काट देते हैं, उसे अलग कर देते हैं। ठीक है। फिर जब ये प्लांट्स अलग हो जाए ना, प्लांट से जब अलग हो जाए, तो फिर उनके साथ फिर प्रोसेस की जाती है, जो प्रोसेस आती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग करना। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? कि जब चाफ अलग हो गया ना, मतलब जब पहले फ़ोटो में देख रहे हो, देखो लिखा भी हुआ है चाफ, कि जब ये चाफ पूरी डंडी अलग हो गई ना, तो उस डंडी में से एक एक सीड को अलग करना, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। समझ रहे हो? थ्रेशिंग क्या कहलाता है? जो पूरा चाफ, जो पूरे क्रॉप से अलग हो गए, तो उसमें से एक एक सीड अलग करना। आप जब गेहूँ या कोई चावल या कुछ खाते हो, तो उसमें क्या पूरी डंडी खाते हैं? नहीं, उसके एक एक सीड अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो उन सीड्स को अलग करना, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग है ना, पहले के टाइम में थ्रेशिंग कैसे होती थी, तो आप जैसे ये फ़ोटो देख रहे हो नीचे, सेकंड वाला जैसे फ़ोटो है, उस फोटो के हिसाब से पहले एक एक डंडी में से, एक एक क्रॉप में से जो है वो ये सीड्स अलग करते थे, सब साथ में मिलकर। या तो फिर जैसे यहाँ पे है ना कि भाई बड़ा सा ड्रम लेकर उसके ऊपर ये सीड्स, ये पूरे के पूरे चाफ जो है वो ऊपर पछाड़े जाते थे, कि जिससे एक एक सीड अलग हो जाए उसमें। तो पहले ऐसे हैंड वर्क से सब होता था, सब हाथों से ये सब काम होता था, एक एक सीड अलग करना। लेकिन अब उसके लिए मशीन आ चुकी है। आप जो दूसरे फोटो में देख रहे हो कि अब एक एक सीड को अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, अब उसके लिए मशीन है, जिस मशीन को कहते हैं थ्रेशर मशीन। थ्रेशर क्या कहते हैं उसे? थ्रेशर कहते हैं। कि इस थ्रेशर के थ्रू ये सब सीड्स जो है वो अलग हो जाते हैं, बराबर, कचरा अलग हो जाता है और सीड्स जो है वो अलग हो जाते हैं। या दूसरा, सीड्स को अलग करने के लिए दूसरी एक मेथड अपनाते थे, जो मेथड आती थी विनोइंग मेथड। वैसे ही पूरे चाफ में से अगर ग्रेन्स को, सीड्स को अलग करना हो तो विनोइंग मेथड, जैसे हम नीचे दूसरा फोटो देख रहे हो, उस फोटो में जो है वो जैसे दिया हुआ, आपको पता है लास्ट ईयर मेथड आती थी विनोइंग की,
कि ऊपर से जो है वो पूरे क्रॉप्स को नीचे फेंका जाता है, कि जिससे हल्का जो भी कचरा हुआ ना वो सब कचरा जो है वो अलग हो जाता है, हल्का कचरा अलग हो जाता है, और जो भी भारी भारी ग्रेन्स होते हैं ना वो सब ग्रेन्स नीचे जमा हो जाते हैं। इस मेथड को विनोइंग मेथड कहते हैं। तो पहले ऐसी भी ये मेथड आती थी कि सीड्स को अलग करने की, उस सीड्स में से फिर कचरा अलग करने की, लेकिन अब उसकी जगह पर ये विनोवर मशीन आती है। जो पास के फोटो में आप देख रहे हो ये मशीन कहलाती है विनोवर मशीन। जिस मशीन के थ्रू उस सीड्स में से सब कचरा खुद ब खुद अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब जब प्लांट्स तैयार हो जाए ना, तो प्लांट्स तैयार होने के बाद ये 3 प्रोसेस की जाती है। एक कहलाती थी जो कहते हैं हार्वेस्टिंग, पहले ज़मीन में से पूरी की पूरी डंडियाँ अलग करना। फिर उसके बाद जो है वो थ्रेशिंग मतलब उस डंडी में से एक एक सीड अलग करना। और उसके बाद की प्रोसेस आती है विनोइंग, कि उस सीड्स में से फिर कचरा अलग करना, है ना। ऐसे 3 मेथड करते थे ना, 3 बार स्टेप किया जाता था, कि जिससे मेहनत बहुत लगती थी एग्रीकल्चर में। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में ऐसी मशीन आती है कि जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं, कि जिससे ये तीनों काम एक ही साथ हो जाते हैं। ऐसी बड़ी मशीन कि जिसके थ्रू ये तीनों काम अलग अलग नहीं करने पड़ते। समझ रहे हो कि पहले जो 3 काम करने पड़ते थे, पहले आपको जो है वो हार्वेस्टिंग करके पूरी डंडियाँ अलग करनी पड़ती थी, फिर उस डंडी में से एक एक सीड अलग करना पड़ता था जो थ्रेशिंग कहते हैं, फिर उस सीड्स में से कचरा अलग करना पड़ता था जो विनोविंग कहते हैं। लेकिन अब ये कंबाइन मशीन आती है। ठीक है, ये कंबाइन हार्वेस्टिंग कहते हैं, कि जिस मशीन के थ्रू जो आप फोटो में देख रहे हो कि एक बड़े से ट्रैक्टर जैसी जो है वो ये मशीन होती है, कि जो सीधे खेत के ऊपर चलाई जाती है, कि जिसमें वो खेत में हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। देखो ज़मीन में से सब डंडियाँ अलग भी हो जाती है, अंदर मशीन के अंदर उस डंडी में से सीड्स भी अलग हो जाते हैं, और उस सीड्स में से कचरा भी अलग हो जाता है। मतलब एकदम साफ सीड्स हमें अलग होकर मिल जाते हैं। तो ये कंबाइन मशीन हुई ना। समझ रहे हो ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू कि आज हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, कि आज हमें कोई भी चीज़ के लिए ऐसे 2-2 बार 3-3 बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी कंबाइन मशीन आती है कि जिसके थ्रू सभी काम एक साथ हो जाते हैं। बरोबर है। अब जब हार्वेस्टिंग भी हो गई, ग्रेन्स भी तैयार हो गए, ठीक है, हर एक सीड्स भी अलग हो गए, कचरा भी अलग हो गया, सब ग्रेन्स तैयार हो गए, तो अब एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, अब क्या किया जाता है, खेती तो पूरी हो गई सब, तो उसके बाद की ये प्रोसेस आती है कि जब ये सीड्स सब तैयार हो जाते हैं ना, कचरा भी सब अलग हो गया, तो उसे बड़ी सी बोरियों में बांध कर रखते हैं। करते हैं कि नहीं, है ना। बड़ी बड़ी बोरियों में जो गनी बैग्स जो कहलाते हैं, कि उन सब में जो है वो ये भर कर रखते हैं। और उनमें भरने के बाद वो क्या ऑन द स्पॉट बेच देते हैं। मतलब जितना भी खेत में तैयार हुआ, क्या वो एक ही दिन में सब कुछ बिक जाता है? नहीं, उन्हें बिकने में कुछ टाइमिंग लगता है ना। शायद ये पूरे खेत में जितना भी क्रॉप्स तैयार हुआ हो वो सब एक दिन में ना बिके, उसे बेचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तब तक उन्हें ये सब क्रॉप्स स्टोर करके रखना होता है। तब तक क्या करना होता है, स्टोर करके रखना होता है। इसलिए एग्रीकल्चर में उसके बाद की प्रैक्टिस आती है, जो प्रैक्टिस कहलाती है स्टोरेज ये भी एग्रीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फार्मर के लिए स्टोरेज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो वो क्रॉप्स तैयार करते हैं ना, वो एक ही दिन में सब नहीं बिक जाते। उन्हें काफ़ी महीनों तक या कितनी बार काफ़ी सालों तक भी उन्हें वो क्रॉप्स जमा करके रखने होते हैं। लेकिन वो जमा कहाँ करें, खुले खेत में तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि खुले खेत में रखोगे तो बारिश आ जाएगी, धूप आ जाएंगे, आसपास के इंसेक्ट वगैरह, चूहे बिल्लियाँ जानवर, ये सब आकर जो है वो उन क्रॉप्स को ख़राब कर देंगे। तो फिर उन क्रॉप्स को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो उन्हें एक प्रॉपर प्लेस पर स्टोर किया जाता है, जो जनरली गोडाउन्स कहते हैं हम लोग गोडाउन्स कहते हैं ना, कि जिनके अंदर जो आप पहले फोटो में देख रहे हो कि बड़ी सी बोरियां भरकर सब उन गोडाउन में जमा कर दी जाती है। और जनरली वो जगह ऐसी होती है कि जिसमें मॉइस्चर ना हो, मतलब पानी वगैरह ना आता हो,
नहीं तो ये क्रॉप्स गीले हो जाए तो सब खराब हो जाएंगे ना। पानी ना आता हो, कोई इंसेक्ट, कोई कीड़े मकोड़े ना हो, कोई जो है ये चूहे जैसे कोई जानवर ना आते हो, कोई छोटे छोटे भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ना हो, कोई बैक्टीरिया फंगीज वगैरह कुछ भी ना आता हो, ऐसे साफ गोडाउन्स में ये अनाज रखना पड़ता है। क्योंकि साल तक ये अनाज रखते हैं, एक एक साल तक अनाज रखा जाता है, तो कहीं खराब ना हो जाए, ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नहीं, बराबर। जनरली ऐसे जो स्टोरेज होते हैं ना, ऐसे जो ये स्टोरेज होते हैं जिन्हें ग्रेनरीज कहते हैं, जो आप पहले फोटोज में देख रहे हो ये गोडाउन, ये ग्रेनरीज कहलाती हैं, कि जिनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके। बराबर, इन्हें पूरा इतनी अच्छी तरह से साफ करके रखते हैं कि कोई भी एक छोटे छोटे इंसेक्ट भी इसके अंदर ना आ सके। सही बात है। या तो फिर जरूरी गोडाउन्स या सिलोज कहते हैं, जो आप दूसरा फोटोज देख रहे हो ये कहलाते हैं सिलोज। सिलोज मतलब बड़ी बड़ी टंकी होती है, कि जिसके अंदर पूरी टंकी में ये ग्रेन्स भर के रखते हैं। ऐसी बोरियों में भर कर नहीं रखते, क्या करते हैं पूरी टंकी में ये ग्रेन्स भर के रखते हैं। और ये टंकियाँ इतनी साफ होती हैं, इतनी साफ होती है कि उनके अंदर कोई भी उन ग्रेन्स को नुकसान ना पहुँचे। और आपने सुना था पहले कभी कि अनाज को भरने के लिए इतनी बड़ी बड़ी टंकियां भी आती हैं, जो आप फोटो में देख रहे हो, जिसे सिलोस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोस। तो एग्रीकल्चर में जब ये स्टोरेज भी हो जाए ना, तो हमारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस सब कंप्लीट होती है। यहाँ हमारा एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ, समझ रहे हो ना। मतलब पहले सॉइल तैयार करने से लेकर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर, उसके बाद सीड से डालना, फिर उन्हें फर्टिलाइज़र डालना, फिर पानी देना, पानी देने के बाद सब कचरा वगैरह अलग करना, फिर उनकी हार्वेस्टिंग करना, मतलब ज़मीन में से जो वो क्रॉप्स अलग करना, उसमें से सीड्स अलग करना, फिर उनमें से कचरा अलग करना, फिर उसे यहाँ स्टोर करना। यहाँ पर जो स्टोरेज होता है, फिर सब कस्टमर्स के पास ये चीज़ें पहुँचती हैं। आ रहा है ध्यान? तो देखो, हमने जो चैप्टर में ये पॉइंट देखा ना, अब एक आखिरी चैप्टर का पॉइंट देखें। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हर लिविंग थिंग के लिए जो है वो फूड ज़रूरी है। स्टार्टिंग में देखा था पहले वीडियो में कि हर लिविंग थिंग के लिए फूड ज़रूरी है। कोई भी लिविंग थिंग फूड के बिना, खाने के बिना तो ज़िंदा नहीं रह सकता ना, खाना सबके लिए ज़रूरी है। और ये खाने का मेन सोर्स वो एग्रीकल्चर होता है। मेनली जो ह्यूमंस हैं उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? तो एग्रीकल्चर से मिलता है। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, खाने का एक और सोर्स भी है, एक और जगह से भी जो है वो खाना मिलता है। वो दूसरा सोर्स कहलाता है, वो आता है एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स में से भी तो हमें फूड मिलता है ना, है कि नहीं? जो नॉन वेजिटेरियन जैसे कहलाते हैं, कि जो अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स में से, हर एनिमल्स में से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि जनरली यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हैंड्स में से ये चिकन, फिश, मीट, मिल्क, चीज़, ठीक है ना। ये काऊ में से मिल्क, फिर उसमें से जो है वो ये चीज़ वगैरह बनता है, सॉसेज, बेकॉन, एग्स, ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स में से मिलती है, कि जिनका फूड की तरह यूज़ होता है। ओके, तो कितनी सारी जगह हैं और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इन एनिमल्स को फूड की तरह यूज़ करते हैं। उनकी एनर्जी का सोर्स ये एनिमल्स कहलाते हैं। सही बात है ना, उनको एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ से? तो इन ऐसे एनिमल्स में से मिलती है। और इनके लिए, इन एनिमल्स में से अगर फूड लेना हो तो इसके लिए एग्रीकल्चर जैसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी पड़ती। एग्रीकल्चर में कैसे पहले ज़मीन तैयार करो, सीड्स डालो, पानी डालो, फर्टिलाइजर्स डालो, ऐसी सब चीज़ें वो इन एनिमल्स के लिए नहीं करना पड़ता। लेकिन एनिमल्स को पालना, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंडरी कहलाता है। एनिमल हस्बेंडरी मतलब एनिमल्स को पालना, कि जिससे एनिमल्स से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती रहें। जैसे पास के फ़ोटो में देख रहे हो, जैसे काउज और बफेलोज को पाला जाता है, और पालते वक्त उन्हें जो है वो प्रॉपर फूड देते हैं, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर घर देते हैं, पानी वगैरह टाइम टू टाइम दिया जाता है, उनकी साफ़ सफाई रखी जाती है। इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी, बराबर ना। इन जानवरों को अच्छी तरह से पालना, और सिर्फ काऊ बफेलोज ही नहीं, हर तरह के जानवरों को पाला जाता है।
कहीं पे फार्मर्स छोटा सा तालाब बनाते हैं जहाँ पे फिश को पाला जाता है। अपने घर में एक छोटा सा रूम बनाते हैं जहाँ पे हैंस और चिकन्स को पाला जाता है। कहीं पे शिप को पाला जाता है ना, कहीं पे शिप, गोट। तो इन सब एनिमल्स को पाला जाता है जिसे कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी, कि जिनसे हमें उनमें से फूड मिले। आ रही बात समझ में? तो फूड के लिए हमारे पास अब दो रिसोर्स हुए, एक प्लांट्स के थ्रू मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू भी हमें फूड मिलता है, और दूसरा इन एनिमल्स के थ्रू भी फूड मिलता है। ओके, तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना साइंस में, ऐसे ही साइंस के अब दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।